हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और यूट्यूब चैनल खरबला एजुकेशन। खरबला एजुकेशन आपको एडीए, एपीओ, एपीपी, जुडिशरी, यूजीसी नेट और जनरल नॉलेज की तैयारी पीटी और मेन दोनों को ध्यान में रखकर करवाने जा रहा है। माई सेल्फ एडवोकेट अमित खरब और मैं आज आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के 2 पार्ट पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू ईस्ट इंडिया कंपनी, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश क्राउन। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853 पढ़ लिया था। उसके बाद हम आज ब्रिटिश क्राउन करेंगे, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। आज हम ब्रिटिश क्राउन में ये करेंगे। देखो, पहले कंपनी का शासन होता था। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में जो 2 पार्ट है, एक तो है ईस्ट इंडिया कंपनी, एक है ब्रिटिश क्राउन। यानी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता था। 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। तभी तो हमने अकॉर्डिंग टू ईस्ट इंडिया कंपनी वे सभी चार्टर एक्ट पढ़े थे। उसके बाद 1853 के बाद जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश संसद के पास चला गया, जिसके तहत हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ये सभी एक्ट करेंगे। तो आइए पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 करते हैं। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्यों लाया गया, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश कंपनी की आलोचना होने लगी, यानी ब्रिटिश के खिलाफ आक्रोश शुरू हो गया और इसका दोषी ईस्ट इंडिया कंपनी को माना गया। किसका दोषी? आक्रोश का और 1857 की क्रांति का। इसके लिए फिर ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने प्रोक्लेमेशन पास करके भारत का शासन सीधे ब्रिटिश संसद के अधीन चला गया। यानी ब्रिटिश संसद ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। तभी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 प्रवर्तन में आया। तो देखिए, अब इसको करते हैं। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1857 के बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया, जिसको ब्रिटिश संसद बोलते हैं। ये हमने कर लिया। अब इसमें मेन पॉइंट और क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो ड्यूल सिस्टम थी उसको ख़त्म कर दिया। देखो, पिट्स इंडिया एक्ट में ड्यूल सिस्टम क्या था? एक कोड ऑफ डायरेक्टर था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था।
ये हमने पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 में पढ़ा था। इसको क्या कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया। अच्छा, जो इनके अधिकार थे वे किस में इन्वेस्ट हो गए, किस में चले गए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम फिलहाल ये कर लेते हैं, फिर इसमें आएंगे तो इसमें करेंगे हम। और क्या कह रहा है ये 1858 का एक्ट, लिक्विडेट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार समाप्त कर दिए। उसके बाद ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड इट्स फंक्शन, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रांसफ़र टू ब्रिटिश क्राउन, यानी इंडिया टेरिटरी, जो इंडिया का क्षेत्र था जिस पे ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, अब उस शासन को किसको ट्रांसफ़र कर दिया, ब्रिटिश क्राउन को। यानी अब इंडिया टेरिटरी पर कौन शासन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ब्रिटिश क्राउन, यानी ब्रिटेन की संसद। ये हो गया हमारा। अब आगे करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो, क्रिएट ए न्यू पोस्ट, न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, यानी भारत के लिए एक सचिव, भारत राज्य सचिव, इस पोस्ट को बनाया गया। ये कौन होता था, मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। यानी देखो, ब्रिटिश इंग्लैंड में एक संसद होती थी, पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट होती थी जिसमें कैबिनेट होती थी, होम मिनिस्टर, रेवेन्यू, फाइनेंस मिनिस्टर एक्सेट्रा। जितने भी कैबिनेट के ये मंत्री थे उनमें से एक सेक्रेटरी भी बनाया गया, यानी ये एक पोस्ट थी। ये जितने भी हैं सभी कैबिनेट के, ये क्या है, मेंबर्स, यानी इन मेंबर में से एक मेंबर, जितने भी ये मेंबर हैं इनमें से एक मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया। वो क्या होता था, रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी वो जवाबदेही किसके प्रति था, ब्रिटिश पार्लियामेंट। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट उससे जॉब मांग सकती थी किसी भी चीज़ के लिए। और आगे लिखा है पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडिया, इंडिया का पॉलिटिकल हेड कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। उसके पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कंट्रोल ओवर इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन, उसके पास इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल था। अब अगला क्वेश्चन है, पहले भारत सचिव कौन थे, यानी फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड स्टैनले। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। अब इसकी हेल्प के लिए 15 मेंबर बनाए गए जिसको इंडियन काउंसिल बोलते हैं।
15 मेंबर की एक टीम थी जो किसको हेल्प करती थी, सेक्रेटरी को हेल्प करती थी। उस टीम और सेक्रेटरी को मिलकर क्या बोलते थे, इंडियन काउंसिल। ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल। देखो आगे करते हैं हम। अगला पॉइंट है 1858 का, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले गवर्नर जनरल होता था, उसको एक स्पेशल स्टेटस देके क्या बनाया गया, वायसराय। देखो पहले 3 प्रेसिडेंसी नगर थे, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल। बॉम्बे में गवर्नर होता था, मद्रास में गवर्नर और बंगाल में गवर्नर। इस गवर्नर को क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया। कौन था, WH वाइट स्टेनले, वारेन हेस्टिंग्स, WH वारेन हेस्टिंग्स। ये कब बनाया गया, 1773 में। अब इस गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन था, विलियम बेंटिक, WH। ये कब बनाया गया, 1833 में। अब कह रहे हैं इस गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया। ये कब बना दिया, 1858 में। अब समझ में आया, गवर्नर जनरल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वायसरॉय। अच्छा आगे पढ़ते हैं हम। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बनाया गया, वायसरॉय। ये कौन होता था, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। यानी देखो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर हम ध्यान से पढ़े तो देखो, अगर आप ध्यान से पढ़ेगा तो कहने का मतलब क्या है, एक तो है सेक्रेटरी, एक है सेक्रेटरी और एक है यहाँ पे वायसरॉय। वायसरॉय, इन दोनों में अंतर क्या है, ये तो होता था मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ब्रिटिश कैबिनेट या पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर था, यानी ये इंग्लैंड में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसका एक मेंबर था। उस मेंबर को भारत में भेज दिया और क्या बना दिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, यानी भारत का राज्य सचिव बना दिया। ये कहाँ से आया, और इंग्लैंड से। और ये कहाँ का मेंबर था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का। अब वायसरॉय कौन था, ये कह रहा है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन, यानी ये भी ब्रिटिश पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव था, जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा था ब्रिटिश क्राउन को। ये कोई कैबिनेट का मेंबर नहीं था, ये सिर्फ जो प्रेसिडेंसी नगर थे, जो प्रतिनिधि थे, या फिर जो राज्य महाराजे होते थे, प्रेसिडेंसी नगर प्रांत होते थे, उनका हेड होता था, जो कि ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा था, क्योंकि उनका हेड गवर्नर जनरल वही तो बनाया गया था ना, उसी को तो स्टेटस दिया गया है वायसराय का। ये कोई मेंबर नहीं था, वो पार्लियामेंट का मेंबर था, ये कोई मेंबर नहीं था। ये एक रिप्रेजेंट, देखो रिप्रेजेंट किसको बनाते हैं, रिप्रेजेंट किसको करते हैं,
अगर वो पार्लियामेंट के मेंबर था, जाहिर सी बात है वो इलेक्ट होके गया होगा वहाँ पे, और ये रिप्रेजेंट बना दिया। जैसे एक पर्सन है, अब ये पर्सन, इसको कोई रिप्रेजेंट करना है, अब ये कोर्ट नहीं जा सकता, तो ये अपनी तरफ से किसको रिप्रेजेंट करेगा? इस पर्सन को। तो इसने इसको अथॉरिटी दी है, ये यहाँ पे इलेक्ट होके नहीं गया। आप समझ रहे मेरी बात? ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रिटिश क्राउन को, डायरेक्ट रिप्रेजेंट। ये कोई मेंबर नहीं था पार्लियामेंट का, ये मेंबर था पार्लियामेंट का। तो जो मेंबर था वो सेक्रेटरी बना दिया, और जो यहाँ पे रिप्रेजेंट था इंडिया में ही था, उसको वायसरॉय बना दिया। प्रथम वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और वो कौन थे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? लॉर्ड स्टैनले। तो ये हमारा 1858 एक्ट कंप्लीट हो गया। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। अब आगे करते हैं हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब देखो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है क्या? नाम से पता चल रहा है इंडियन काउंसिल। इंडियन काउंसिल मैंने बताया था, इंडियन काउंसिल कौन होती थी? 15 मेंबर्स की एक टीम, साथ में सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उसको इंडियन काउंसिल भारतीय परिषद बोला गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडियन काउंसिल एक्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट वांट टू इन्वॉल्व, मतलब ब्रिटिश सरकार क्या चाहती थी? वांट टू इन्वॉल्व, सम्मिलित करना, किसको? द इंडियंस पीपल विद प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, मतलब कानून बनाने के प्रोसेस में भारतीय लोगों को शामिल करना चाहती थी। तो आइए अब इसको डिटेल में करते हैं। देखो, इसका मेन ऑब्जेक्ट टू क्रिएट ए काउंसिल विच इज इंस्टीट्यूशनलाइज एंड इंक्लूड इंडियन। वही बता दिया इसका पर्पज क्या था, भारतीय लोगों को शामिल करना कानून बनाने के प्रोसेस में। अब देखो, ये कह रहे हैं लॉर्ड कैनिंग, यानी कौन था? वायसराय, हैड नॉमिनेट 3 इंडियंस इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी देखो, मेरे को ये बताओ आप, कानून कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर, यानी लेजिस्लेशन जो काउंसिल है वो कानून बनाएगा। अब इसका जो हेड था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग, वाइसरॉय। अब ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इनका उद्देश्य था इन्वॉल्व करना भारतीय लोगों को किसमें? कानून बनाने में। अब लेजिस्लेटिव जो है काउंसिल, उसका काम क्या होता है? कानून बनाना। लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम क्या होता है? कानून बनाना। और ये इसमें कानून बनाने के प्रोसेस में ही
इंडियन लोगों को शामिल करना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, लॉर्ड कैनिंग जो वायसराय था उसने लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंट्रल, नॉट प्रोविंशियल, मतलब प्रांतीय नहीं था, सेंट्रल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 भारतीयों को शामिल कर लिया। यहाँ पे कर दिया ना वो काम पूरा, जिसके पर्पज़ के लिए ये कह रहे थे, जिन इनका ऑब्जेक्टिव जो था वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया इन्होंने। 3 भारतीयों को शामिल कर दिया कानून बनाने के प्रोसेस में। कौन कौन था? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। कब ऐड किए गए, कब नॉमिनेट किए गए? 1862 में। देखो इससे अगला पॉइंट क्या है, लॉर्ड कैनिंग ने क्या इंट्रोड्यूस किया? पोर्टफोलियो सिस्टम बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम होता क्या है? देखो, ईच मेंबर असाइंड ए पोर्टफोलियो ऑफ पार्टिकुलर डिपार्टमेंट, यानी कहने का मतलब ये है, देखो जितने भी काउंसिल में मेंबर थे, देखो ईच मेंबर, जितने भी काउंसिल में मेंबर्स थे, कैबिनेट थी ना एक काउंसिल में, ये जितने भी थे 15 सदस्य हैं, जितने मेंबर थे, हर मेंबर को एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट दिया गया। देखो जैसे आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे जितने भी मिनिस्टर बनते हैं तो उनको क्या होता है, उनको किसी को होम मिनिस्टर बना देते हैं, मेंबर्स को, कैबिनेट मेंबर को, किसी को रेवेन्यू मिनिस्टर बना देते हैं, किसी को हेल्थ मिनिस्टर बना देते हैं, किसी को डिफेंस मिनिस्टर बना देते हैं। तो ये जितने भी थे ना, जैसे हर किसी को अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया, तो उस टाइम पे यही किया गया। इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, यानी प्रत्येक मेंबर को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दिया गया। आगे बोलते हैं ये, वाइसराय वाज अलाउड टू इशू ऑर्डिनेंस इन इमरजेंसी, इट इज़ वाज एब्सोल्यूट पावर। देखो वाइसराय के पास एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट होती है सिर्फ एक में ही निहित होना, एब्सोल्यूट होना, सिर्फ एक में ही होना और कोई और अदर इंटरफेयर ना कर सके, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। सिर्फ इसी के पास थी, इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। वाइसराय वाज अलाउड टू इशू करना क्या? ऑर्डिनेंस इन इमरजेंसी। वाइसराय के पास अधिकार था कि वह इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस, अध्यादेश इशू कर सकता था। अब देखो यहीं से आज के टाइम की नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, 352 से 360 यहीं से ओरिजिन हुआ इनका, जो आज के कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी है, इनका यहीं से ओरिजिन हुआ। ये हो गया हमारा 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब ये 1892 ये क्यों आया? देखो 1892, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुकी थी, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया। देखो लेजिस्लेटिव मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेजिस्लेटिव का मतलब है जो लॉ बनाती है, लॉ बनाने वाली परिषद, विधायी परिषद। इंक्रीज द साइज मतलब उसमें और मेंबर को इंक्लूड करना, इसका ये उद्देश्य था। इसमें फर्स्ट टाइम वोटिंग का राइट दिया गया। अगर क्वेश्चन आए फर्स्ट टाइम वोटिंग का राइट किस एक्ट में दिया गया? 1892 में। आओ इसको करते हैं एक बार।
देखो ये आ गया समझ में, फर्स्ट टाइम वोटिंग का राइट। मेंबर्स वर ऑल्सो गिवन राइट टू आस्क क्वेश्चन ऑन द बजट। देखो जितने भी इसमें मेंबर होते थे उनको क्वेश्चन पूछने का अधिकार था। किस पे? बजट पे। बजट का मतलब, बजट क्या होता है? जैसे कोई भी मनी होती है उसको कहाँ पे एक्सपेंडिचर करना है, उसको कहाँ पे लगाना है, किस स्टेट को कितना मनी अलॉट करना है, वो सब बजट बोलते हैं। देखो मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। मैं देखो बजट क्या होता है। देखो देखो बजट क्या होता है। जैसे एक पर्सन है, ये जॉब करता है। देखो मैं सिंपल बता रहा हूँ, ये जॉब करता है, इसकी सैलरी 20,000 है। अब इसकी सैलरी जो आएगी वो मंथ में आएगी, एक मंथ में। अब ये क्या करेगा, ये देखेगा सबसे पहले नेसेसरी चीज़ क्या है, मैंने उस पर खर्च करना है, और बाकी और अदर चीज़ क्या है, मैंने उस पर खर्च करना है। बाकी मेरा बचेगा जो पैसा उसको सेविंग करनी है। तो ये एक सिर्फ एस्टिमेट बनाता है। अब मैंने इतना यहाँ पे खर्च करना है, इतना यहाँ पे खर्च करना है, इतना बच गया तो इतना वहाँ पे बचाना है। इसको बोलते हैं बजट। ये मैंने एग्जांपल बताया बजट का। तो जब बजट पेश किया जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, बिल वगैरह, बजट वगैरह, कौन सा मनी बिल है, कौन सा फाइनेंस बिल है। मनी बिल, फाइनेंस बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। सिर्फ लोकसभा स्पीकर उसको डिसाइड करते हैं मनी बिल है या फाइनेंशियल बिल। ये सभी बात का इशू है। हम इसको बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, कंटिन्यू। अभी हम देखो ये जो पार्ट मैं बता रहा हूँ ये सभी पॉलिटी का पार्ट कवर कर रहा है। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेम्बल, वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होगा। इसको बताने का पर्पज सिर्फ ये है कि हमें पता चल जाए कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कैसे हुई थी, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। इसलिए इसको बोला गया है डेवलपमेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। करवाने के तो मैं प्रेम्बल डायरेक्ट करवा सकता था, डायरेक्ट शुरुआत से ही प्रेम्बल करवा सकता था मैं, इनको छोड़ के, ओरिजिन को छोड़ के। फिर मैंने सोचा अब इसको भी कर लेते हैं, साथ में पॉलिटी का भी पार्ट कवर हो जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट कवर हो जाएगा, बिल्कुल डीपली, मेन एग्जाम के हिसाब से। देखो आगे हम करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, वोटिंग का राइट, इंक्रीज सीट, मेंबर्स वर आल्सो राइट टू आस्क, वह पूछ सकते थे क्वेश्चन बजट पे। दिस एक्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब वित्तीय और गैर संस्था जो थी उस पर लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो एडिशनल थी और नॉन ऑफिशियल यानी गैर सरकारी सदस्य बोलते हैं इसको, गैर सरकारी, नॉन ऑफिशियल मेंबर। गैर सरकारी सदस्य में विधायी परिषद में सीट बढ़ाने की बात की गई। अगला है लेजिस्लेटिव काउंसिल अडोप्ट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इन प्लेस ऑफ नॉमिनेशन। देखो इसको देखो एक बार 1885 में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई थी, कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। कांग्रेस ने कहा भाई हमें
लेजिस्लेटिव काउंसिल में और सीट चाहिए विधायी परिषद में, सीट की डिमांड की। और साथ में कहा हमें नॉमिनेट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इलेक्शन के थ्रू। लिख दिया ना, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमें नॉमिनेशन की बजाय इलेक्शन के द्वारा सीट चाहिए, यानी हम नॉमिनेट होके नहीं जाएंगे, इलेक्शन के थ्रू जाएंगे। तभी तो इसमें वोटिंग का राइट दिया गया, तभी तो इसमें लिखा है फर्स्ट टाइम गिव वोटिंग राइट। तभी तो वोट के द्वारा ही तो इलेक्शन करके जाएंगे नॉमिनेट की जगह। नॉमिनेट होता है किसी पर्सन को नॉमिनेट करना, अपॉइंट करना, और इलेक्शन का मतलब होता है किसी पर्सन को इलेक्ट करना, इलेक्शन के द्वारा, लोगों के वोट के द्वारा चुने जाना। तो इसमें वो चीज़ की डिमांड की गई थी। ये हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 हो गया। इसके बाद हम अगले लेक्चर में करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको बोलते हैं पार्लियामेंटो रिफॉर्म। ये अगले लेक्चर में करेंगे हम, नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर लेक्चर पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक्स कर देना। थैंक यू।